नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीम नर्सिंग क्लासेज की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और दोस्तों एडवांस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की हमारी ये 15 क्लास है और अगर हम बात करें दोस्तों एडवांस सीरीज की तो ये हमारी 94 क्लास है। फंडामेंटल के अंदर लगभग 200 क्वेश्चन है दोस्तों और इस क्लास के द्वारा हम लगभग 130 जो क्वेश्चन है वो पूरे कर लेंगे। उसके बाद हमारे सिर्फ 70 क्वेश्चन बचेंगे, उसके बाद हमारी फंडामेंटल नर्सिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने एडवांस सीरीज के अंदर क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। हमने ओबीजी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन, आई, ईयर, एंडोक्राइन, जीआई ट्रैक्ट, रीनल, इंटीग्यूमेंट्री और जो न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो अभी तक हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी जो क्लास है उसका मेन जो फोकस होगा, जैसे पिछली जो क्लास थी उसका जो मेन फोकस था दोस्तों वो दो चीजों के ऊपर था। एक तो जो एसिड बेस बैलेंस है वो किस प्रकार से बनाया जाता है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, और इसके अलावा मैंने आपको जो प्रेशर समझाए थे, कई सारे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, उनको क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो मैं एक नई चीज और लाना चाहता हूँ दोस्तों। मैं आपसे 2 मिनट इसका समय लूंगा, मैं माफी चाहता हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट आपके फायदे के लिए वो चीज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या मैं जो एडवांस सीरीज है उसके नाम से मैं चाहता हूँ कि दोस्तों एक नया टेलीग्राम चैनल हम बनाएं। जो हमारी टीएनसी क्लासेस है वो एक नया चैनल बनाए एडवांस सीरीज के नाम से। ठीक है, तो एक टेलीग्राम चैनल हम बनाए जिसमें सारे जो एडवांसियन जो बच्चे हैं, हमारे एडवांस सीरीज के जितने भी बच्चे हैं दोस्तों वो सब उसके अंदर रहेंगे। उस टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूं कि जो भी जैसे मैंने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड और एमसीक्यूज बनाऊं मैं। जैसे कल हमने एसिड बेस बैलेंस पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनाऊं एसिड बेस बैलेंस के, जिसको आप क्या करो दोस्तों, सोल्व करो। और उन क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि भाई ज्यादा टफ है और कम बच्चे आंसर दे रहे हैं तो उसको फिर मैं उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। ठीक है, आंसर तो मैं चलो सबका जो पोल जो सिस्टम होता है उसके अंदर आंसर तो खुद आ ही जाता है, लेकिन जैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो करें। तो एक तो ये है दोस्तों कि हम एक अलग चैनल बनाएं, ठीक है, एडवांस सीरीज के नाम से। उसमें क्या है कि बाकी की चीजें आपको नहीं देखेंगी, सिर्फ एडवांस सीरीज से रिलेटेड ही जो एमसीक्यूज हैं, जो भी नॉलेज, जो भी जानकारी, जो भी क्लासेज उनके बारे में आपको पता लगेगा। या दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन ये है कि हम जो टीएनसी नर्सिंग क्लासेज का जो हमारा चैनल है, टीएनसी नर्सिंग क्लासेस का जो हमारा चैनल है दोस्तों, उसी को हम क्या करें, उसी के अंदर वो क्वेश्चन डालें। बस उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई उसके अंदर और भी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, आप लोग पहली चीज तो ये है कि क्या आप चाहते हो कि मैं एक अलग से चैनल बनाऊं जिसमें आप थोड़े बहुत क्वेश्चन की क्या कर सको दोस्तों, प्रैक्टिस कर सको। कि क्योंकि एग्जाम पास है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, जो पढ़ो उसी के अगर क्वेश्चन मिल जाए तो सब चीज कोई बात ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि क्या हमें टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो आप उसका कमेंट कर मुझे रिप्लाई करना कि हाँ सर बनाना चाहिए। दूसरा मुझे आप ये बताना कि आप किस चैनल से जुड़ना चाहते हो। आप ये चाहते हो भाई एक नया चैनल बनाए हम एडवांस सीरीज के नाम से, या फिर आप टेंथ नर्सिंग क्लासेस का चैनल है उसी के अंदर हम क्वेश्चन डालें, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चैनल बहुत ज्यादा उसमें मेंबर्स है, बस एडवांस सीरीज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी ना दोस्तों वो ये आएगी स्टार्टिंग के अंदर कि जो मेंबर्स जो रहेंगे ना वो बहुत कम रहेंगे। तो ये अगर आप लोग आप में से कोई भी ये चाहता है कि भाई एडवांस सीरीज के नाम से चैनल बने, तो फिर आप लोग ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे दोस्तों। मैं जान आप मेरे को इतना शायद इतनी क्लासेस जो बच्चा कंटिन्यू देख रहा है तो जानता होगा कि मैं इतना प्रचार करता नहीं हूँ चीज़ों का, हमारी क्लासेस में इतना होता भी नहीं है। तो फिर मैं आपको ही वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो दोस्तों लेके आओगे आप। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि देखो 20 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, फिर उसमें जो क्वेश्चन डालने का आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस इतने में से मैंने आंसर दिया, इतने में नहीं दिया। एक तो मान लो कि 2-3 हज़ार बच्चे हों, 5 हज़ार बच्चे हों, 10 हज़ार बच्चे हों, तो उसमें से आंसर दे तो आपको लगेगा इतने बच्चों में से मेरा ही आंसर सही है। ठीक है, तो अगर नया चैनल बनाया जाएगा तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे। ठीक है, या फिर आप चाहो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो इसमें ये जो टीएन नर्सिंग क्लासेस के नाम से चैनल है इसी के ऊपर आप डाल दिया करो, तो वो भी आप मुझे बताओगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ मैं नई चीज़ लाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर इसका रिप्लाई दें कि हमें क्या करना चाहिए इस बारे में। ठीक है, चलो अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट हुए हमारी जो क्लासेज है दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दी है, इसलिए वो आप थोड़ी सिंपल बन जाएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आज की क्लास का वो क्या है कि ए नर्स इज कंसर्न दैट ए क्लाइंट इज एट ए रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपर कैलेमिया। ठीक है दोस्तों, एक क्लाइंट है दोस्तों, किसके रिस्क पे है वो, हाइपर कैलेमिया के रिस्क के ऊपर है। कि एक नर्स है उसको इस चीज के प्रति वो कंसर्न है कि जो क्लाइंट है दोस्तों वो हाइपर कैलेमिया क्या हो सकता है उसके अंदर डेवलप हो सकता है। विच डिजीज डज द क्लाइंट हैव दैट कोज दिस कंसर्न। आप में से ये बताना है कि दोस्तों ये 4 डिजीज दे रखी है आपको, क्रॉन्स डिजीज दे रखी है, क्यूशन सिंड्रोम दे रखा है, एंड स्टेज जो रीनल डिजीज है दोस्तों वो दे रखी है, और एक आपको दे रखा है दोस्तों GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज दे रखी है।
तो इनमें से ऐसी कौन सी डिसऑर्डर है दोस्तों जिसके कारण जो क्लाइंट है उसके अंदर क्या डेवलप हो सकता है दोस्तों, हाइपर कैलेमिया डेवलप हो सकता है। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से हाइपर कैलेमिया किस में डेवलप होगा। तो 4 ऑप्शन है, बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ ही लिया है, इसको मैंने आपको अच्छे से समझा भी रखा है कि किस प्रकार से हमने देखा था कि हाइपर कैलेमिया के क्या क्या कोजेज होते हैं। तो हमने देखा था कि दोस्तों हाइपर कैलेमिया के जो कोजेज हैं उसको मैंने आपको ट्रिक के द्वारा भी बताया था कि आपको ट्रिक याद रखनी है, KATA, काटा के नाम से मैंने आपको क्या बताई थी दोस्तों, एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, के में मैंने आपको क्या बताया था, दो चीजें बताई थी दोस्तों मैंने। एक तो आपको मैंने बताया था पोटेशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक्स, मतलब एक ऐसी डाईयूरेटिक्स जो क्या करती है दोस्तों, जो पोटेशियम है उसको क्या करती है, रोकती है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देती है। तो ऐसी डायूरेटिक क्या कहलाती है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसके अंदर, वो बताई थी मैंने आपको किडनी डिजीज। दोस्तों किडनी जो डिजीज होती है, किडनी डिजीज के अंदर भी जो पोटेशियम है वो बाहर क्या नहीं हो पाता, एक्सक्रीट नहीं हो पाता, और पोटेशियम क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण भी पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइपर कैलेमिया के अंदर पोटेशियम का अगर आपसे कोई लेवल पूछे तो कितना होता है, तो मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिलता है। कुछ बुक्स के अंदर ये 5.1 भी मिल जाता है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती 5 और 5.1 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, 3.5 टू 5 जो होता है, 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ द पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 टू 5 होता है। 5 से अगर ज्यादा हो गया तो जिस कंडीशन में होना है हाइपर कैलेमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम, और ईमिया मतलब इन ब्लड, ब्लड के अंदर पोटेशियम की जो अमाउंट है वो 5 से ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैलेमिया कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज बताई थी दोस्तों, मैंने आपको क्या बताई थी, एडिसन डिजीज बताई थी, एडिसन डिजीज। मैंने आपको यहाँ ये भी बताया था, नाम इसका जरूर ऐड है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरल कोर्टिकोइड क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरल जो कोर्टिकोइड वो क्या करते हैं, सोडियम का रिटेंशन करते हैं, पोटेशियम क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं। तो पोटेशियम का एक्सक्रिएशन नहीं होगा, अब पोटेशियम का एक्सक्रिएशन नहीं होगा तो पोटेशियम बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, हाइपरकैलेमिया डेवलप होगा। इसके अलावा कुछ कंडीशन बताई थी मैंने आपको, ट्रोमा से रिलेटेड बताई थी, जैसे बर्न की कंडीशन है, प्रोलॉन्ग जो सर्जरी है वो प्रोलॉन्ग हो, या फिर प्रोलॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो उसके कारण भी क्या हो सकती है दोस्तों, ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी दोस्तों, वो ए बताई थी, ए फॉर मैंने आपको बताया था एसिडोसिस। तो एसिडोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एसिडोसिस के अंदर भी मेनली कौन सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब डेवलप होती है तो जो पोटेशियम है दोस्तों वो क्या हो जाता है, शिफ्ट होता है। तो सेल का जो पोटेशियम है, हम जानते हैं कि पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जो सेल का जो पोटेशियम दोस्तों वो कहाँ जाता है, सेल का पोटेशियम कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। तो ब्लड के अंदर सेल का पोटेशियम आएगा तो इस कंडीशन के कारण क्या होगा दोस्तों, हाइपर कैलेमिया क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसके कारण से भी क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। तो ये सारे कोजेज थे। अब इस क्वेश्चन में बस इसने यही पूछा है कि दोस्तों कौन सा कोज होगा, तो आपको इन सारे कोजेज में से कोज देखना है कि कौन सा होगा। पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर क्रोन्स डिजीज दे रखा है। अब आपको सबको पता है कि मैंने क्रोन्स और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों जो डिजीज है वो अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो क्रोन्स जो डिजीज होती है दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, डायरिया होगा मान लो। और अगर डायरिया होगा तो डायरिया के कारण हम जानते हैं कि जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर पोटेशियम क्या अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो जीआई ट्रैक्ट से कभी भी अगर जीआई ट्रैक्ट का कोई भी कंटेंट अगर लॉस हो रहा है, बाहर जा रहा है ना दोस्तों, उसके कारण पोटेशियम की क्या आएगी, कमी आएगी, पोटेशियम का क्या होगा, लॉस होगा। तो इसके कारण डायरिया के कारण पोटेशियम का क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। और पोटेशियम का लॉस होने के कारण कौन सी कंडीशन डेवलप होगी दोस्तों, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा, न कि हाइपर कैलेमिया। तो क्रोन्स डिजीज में तो कौन सी कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों, हाइपोकैलेमिया डेवलप होती है। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों आपका क्यूसिंग डिजीज या क्यूसिंग सिंड्रोम आता है। एंडोक्राइन के अंदर आप जाके देख सकते हो, शायद 22nd क्लास से एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट होता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको क्यूसिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ा रखा है। क्यूसिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होगा दोस्तों, क्यूसिंग सिंड्रोम के अंदर मेन रूप से क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आप एक बात बताओ, ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या काम करेगा दोस्तों, सोडियम का रिटेंशन करेगा, और पोटेशियम का क्या करेगा दोस्तों, एक्सक्रिएशन करेगा, पोटेशियम एक्सक्रिएशन। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, पोटेशियम अगर एक्सक्रिएट होगा, पोटेशियम बॉडी से बाहर जाएगा, तो उस कंडीशन के कारण भी क्या डेवलप होगा, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा, नहीं कि हाइपरकैलेमिया। जबकि इसने क्या पूछा था, हाइपर। नेक्स्ट दोस्तों जीआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वही है, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर जा रहे हैं। तो मैंने बताया जीआई ट्रैक्ट कंटेंट अगर बाहर जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो डेवलप होने के चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों, हाइपोकैलेमिया के होते हैं। तो ये तीनों जो कंडीशन जो आपको दे रखे हैं दोस्तों, इन सब के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, हाइपोकैलेमिया डेवलप हो रहा है। अब मैंने आपको पहला के बताया था, के फॉर एक तो बताया था पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, और एक मैंने आपको बताया था किडनी डिजीज। तो किडनी जो डिजीज होती है दोस्तों उसके कारण पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, इसलिए एंड स्टेज जो रीनल डिजीज। अब जो बच्चा और अच्छी डिटेल में पढ़ना चाहता है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, थंबनेल के ऊपर लिखे हुए हैं भाई कौन सा सिस्टम किस चीज का है, तो वहां पर जाकर आप जो रीनल सिस्टम उसको पढ़ सकते हो। मैंने पूरा अच्छे से आपको सीकेडी और एकेडी के बारे में बताया
अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, सारी चीजें जो एंड स्टेज रीनल डिजीज है वो क्या होती है, क्या होता है, सब चीजें मैंने आपको वहाँ पे समझा रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाएगा। तो बस आपको सिंपल सी बात लिखनी है कि एंड स्टेज रीनल जो डिजीज है उसके कारण हाइपर कैलेमिया क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ये लिख लो, एंड स्टेज, एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज हाइपर कैलेमिया कोज करती है, हाइपर कैलेमिया कोज कर सकती है, देखो हाइपर कैलेमिया कोज कर सकती है, हाइपर कैलेमिया कोज कर सकती है। ठीक है, एंड स्टेज जो रीनल डिजीज दोस्तों क्या कोज कर सकती है, हाइपर कैलेमिया कोज कर सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों किससे रिलेटेड, देखो वो भी इसी से रिलेटेड है, ज्यादातर चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है ना इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों किससे रिलेटेड है कि वोट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सपेक्ट ए क्लाइंट विद हाइपरकैलेमिया टू एग्जिबिट। भाई हाइपरकैलेमिया के अंदर आपको आजकल पता है कि दोस्तों नोट सेट के अंदर सेलेक्ट होल्ड अप्लाई वाले क्वेश्चन भी आने लग गए, तो इसलिए मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई हाइपर कैलेमिया अगर किसी प्लांट के अंदर होगा ना तो क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे। पहला दे रखा है दोस्तों टिटेनी, कि भाई टिटेनी डेवलप होगा, टिटेनी डेवलप नहीं होता है। टिटेनी के डेवलप होने का जो कारण होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, हाइपो कैल्सियमिया होता है। कैल्शियम का अगर जो लेवल है दोस्तों वो कम हो जाता है ना तो उसके कारण पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो सकता है, टिटेनी डेवलप हो सकता है। लेकिन पोटेशियम के कारण कभी भी टिटेनी क्या नहीं होता है दोस्तों, डेवलप नहीं होता है। तो पोटेशियम जो है वो टिटेनी डेवलप नहीं करती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके अंदर आता है, मैंने क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया ना कोई, अरे यार ये क्वेश्चन ये रहेगा, चलो कोई नहीं इसके बाद करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम इसके बाद देख लेंगे, तो कोई वो कुछ बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सीजर, मुझे लगा कि क्वेश्चन रह गया है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सीजर से रिलेटेड, सॉरी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सीजर से रिलेटेड है कि भाई कि जो सीजर है उसके अंदर ऐसा डेवलप होता है कि दोस्तों सीजर जो होता है ना वो पोटेशियम की कमी से डेवलप नहीं होता है। पोटेशियम की कमी से नहीं डेवलप होता है तो किसकी कमी से डेवलप होता है दोस्तों, एक तो हाइपोकैल्सीमिया में भी सीजर आ सकता है पेशेंट को, हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपो जो कैल्शियम है दोस्तों वो सीजर डेवलप कर सकता है, या फिर दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया डेवलप कर सकता है, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, सोडियम का जो लेवल है वो अगर 135 मिलीक्यूनेट से कम हो जाता है दोस्तों उसी किस नाम से जानते हैं हम, हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग 8.6 से कम है, लेकिन आपको 9 से कम ध्यान रखना है। ठीक है, 9 mg/dl से अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है दोस्तों तो किस नाम जानते हैं, हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। तो सीजर ये दोनों डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डायरिया। अब इसकी मैंने आपको बहुत अच्छे मैंने एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, वो आपको याद होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पोटेशियम और फ्लूइड ये दोनों चीजें याद रखना। अगर इन दोनों के अंदर कोई भी चीज बढ़ती है, जैसे पोटेशियम बढ़ा या फ्लूइड बढ़ा, ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो पोटेशियम बढ़ी एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज होगी। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है दोस्तों, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होंगे तो उस पर्सन को क्या होगा दोस्तों, डायरिया होगा। क्या होगा, डायरिया होगा। ठीक है, दूसरी चीज भी समझ लो, अगर कम होगा मतलब चाहे पोटेशियम कम हो या फ्लूइड कोई भी एक हो, ऐसा नहीं कि दोनों साथ हो, आप कहीं इस चीज को मत समझ लेना। तो अगर ये दोस्तों कम होते हैं या फ्लूइड भी क्या होता है, कम होता है, तो इसके कारण दोस्तों डायरिया डेवलप नहीं होकर फिर क्या डेवलप होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जो गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है दोस्तों वो कम होगी। ठीक है, मैं करता हूँ, गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी, तो उसके कारण पेशेंट को क्या डेवलप होगा, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। अब यहाँ पर डायरिया दे रखा है तो मैंने यही बताया दोस्तों, पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डायरिया होगा, अगर पोटेशियम दोस्तों कम होगा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि पोटेशियम के बढ़ने के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, डायरिया हो सकता है। इसके बाद है वीकनेस, तो स्केलेटल मसल्स जो वीकनेस है वैसे तो दोनों में देखने को मिलती है, हाइपर में भी मिल जाती है और हाइपो में भी, लेकिन हाइपर में देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती है। तो स्केलेटल जो मसल्स वीकनेस दोस्तों वो भी देखने को मिलती है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और पोटेशियम तो चाहे बढ़े या कम हो दोनों ही कंडीशन के अंदर ये जो माइकार्डियल एक्साइटेबिलिटी उसके लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसकी कमी हो या ज्यादा हो तो दोनों ही कंडीशन के अंदर दोस्तों क्या कोज करता है, आपका डिसलिपिडिया कोज कर सकता है। ठीक है, इससे पिछली जो क्लासेस है, पिछली क्लास में जाकर आपने जो पोटेशियम है उसके बारे में शायद आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखते हैं, जिससे बच्चे को और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जानने हो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो इसको लिख लीजिए एक बार, लिख लो, लिखो, डायरिया, डायरिया
वीकनेस एंड डिसरिदमिया, डायरिया, वीकनेस एंड डिसरिदमिया, डिसरिदमिया हाइपर कैल्सीमिया के साइन है। डिसरिदमिया हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया के साइन, हाइपर कैलेमिया के साइन है। तो पोटेशियम के बढ़ने के कारण, हाइपर कैलेमिया के कारण क्या आते हैं दोस्तों, डायरिया आएगा, आपका डिसरिदमिया आएगा, और एक क्या आएगा दोस्तों, आपका वीकनेस। ठीक है। इसके बाद हम जो पिछला जो क्वेश्चन है एक बार उसको वापस से, एक रह गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट सीरम पोटेशियम लेवल हैज इंक्रीज टू 5.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो सिंपल सी बात तो दोस्तों ये हो गई कि भाई ज्यादा है, तो ये कंडीशन है किस चीज की, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है। शायद बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये कंडीशन किस चीज की है, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है, क्योंकि पोटेशियम लेवल क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज हो गया है। बोट एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट, कि नर्स को पहला जो एक्शन है दोस्तों वो क्या लेना चाहिए अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई, अगर पोटेशियम को जो लेवल है वो 5 से ज्यादा हो गया, तो 5 से ज्यादा ही है, यहाँ पे 5.8 दे रखा है। तो क्या कंडीशन, क्या करना चाहिए नर्स को, नर्स को पहली चीज क्या इंप्लीमेंट करनी चाहिए, पहला दे रखा है कॉल द लेबोरेटरी टू रिपीट द टेस्ट, बिल्कुल गलत है। आप पहली बात तो लेबोरेटरी की रिपोर्ट को डिनाइल कर रहे हो, तो ऐसा चीज है नहीं। ठीक है, यहाँ पर चांसेस नहीं होते हैं कि वैसे इम्यूनोफ्लाइट के अंदर जो मिस्टेक के चांसेस जितने होते हैं, ठीक है, ऐसा तो कोई टेस्ट है नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन इसका रेशनल ये नहीं आएगा, इसका जो मेन रेशनल आएगा ना वो ये आएगा दोस्तों, मान लो कि आपने फिर पेशेंट का क्या लिया, सैंपल लिया, पेशेंट को सैंपल को आपने फिर भेजा लैब के अंदर। अब जब लैब के अंदर पेशेंट के सैंपल को भेजा तो उसके बाद में वो टेस्ट करेंगे, फिर रिपोर्ट आएगी। तो दोस्तों ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम लेगी। और इतना टाइम हो सकता है कि पेशेंट के पास नहीं हो। क्यों दोस्तों, हम जानते हैं कि पोटेशियम के बढ़ने के कारण या कम होने के कारण, दोनों कंडीशन में, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, यहाँ तो हमें बढ़ने से लेना देना है। क्या डेवलप होता है, डिसरिजिम में डेवलप होता है। अब दोस्तों क्लाइंट को मान लो कि डिसरिजिम में डेवलप हो रहा है और आप यहाँ पर टेस्टिंग में पड़े हुए हो, तो पेशेंट को इंटरवेंशन की जरूरत है, इमीडिएट इंटरवेंशन की पेशेंट को जरूरत है, एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाई सेंडिंग द सैंपल्स अगेन। अब सैंपल को दोबारा भेजकर पेशेंट का टाइम खराब कर रहे हो, अपना खुद का भी टाइम खराब कर रहे हो, लैब वालों का भी टाइम क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। तो ऐसा गलती मत करना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, टेक वाइटल साइन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिल्कुल सही बात है कि आपको सबसे पहले क्या लेना चाहिए दोस्तों, वाइटल साइन लेने चाहिए। ठीक है, तो भाई ऐसा हो रहा है, तो मान लो पोटेशियम के बढ़ने के कारण क्या क्या साइन आए हैं, और उसके बाद में जो रिपोर्ट है उसको आपको बताओगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट जो बताया जाएगा, जो भी इंटरवेंशन बताए जाएंगे, वो कौन बताएगा, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताया जाएगा। मैंने हाइपर कैलेमिया का पूरा जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आप उसमें जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार से हम हाइपर कैलेमिया क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो नर्स का तो यही काम है ना भाई, वाइटल साइन को लेना और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इसके बारे में क्या करना दोस्तों, नोटिफाई करना। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या करे, इन्फॉर्म द कार्डियक अरेस्ट टीम टू प्लेस देम ऑन अलर्ट। तो भाई कार्डियक अरेस्ट की जो टीम है ना उसको आप क्या करो, इन्फॉर्म करो, उनको क्या करो, कहो उनको अलर्ट पे रखने के लिए कहो। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कार्डियक अरेस्ट टीम है ना, ये बनी इस चीज के लिए होती है कि वो अलर्ट पे रहे। कार्डियक अरेस्ट टीम हमेशा अलर्ट पे ही होती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होगी तब आप बताओगे तो वो इमीडिएटली आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टीम इसलिए बनी है, अलग से टीम बना रखी है, भाई कार्डियक अरेस्ट है तो वो टीम हमेशा अलर्ट पे ही रहती है। ठीक है, अलर्ट की ही टीम है ये। ऐसा तो है नहीं वो फोन करोगे 1 घंटे के बाद वो आएंगे। तो ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप अलर्ट पे रहो, क्योंकि वो टीम हमेशा से किस पे रहती है, तो अलर्ट पे रहती है। क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन हमें ये नहीं दे रखा कि भाई पेशेंट जो इस टाइम कार्डियक अरेस्ट में आ चुका है, तो हम उसलिए भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फॉर्म तभी किया जाएगा जब हमें कोई सिम्टम दिखाई देता, कोई चीज ऐसा बताते हो कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो इसलिए अलर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों रीजन हो गए, एक तो टीम हमेशा अलर्ट पे रहती है, इसमें बता रखा है ये। दूसरा, हमें कार्डियक अरेस्ट का कोई साइन भी अभी डायरेक्टली नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन वो क्या दे रखा है, टेक एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कोई भी ईसीजी करवाने का जो काम है ना दोस्तों, ये प्रेस्क्राइब किया जाता है, और ये प्रेस्क्राइब कौन करता है, एससीपी प्रेस्क्राइब करता है। तो इसलिए जो ईसीजी है उसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा किसके द्वारा, एससीपी के द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। दूसरी बात दोस्तों, लिडोकेन जो अवेलेबल है, तो अभी लिडोकेन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है नहीं कि भाई पोटेशियम बढ़ गया और हमें लिडोकेन की क्या पड़ेगी दोस्तों, जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ये कह रखा है कि भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराओ तो लिडोकेन अवेलेबल हो सकता है कि जो भाई लीड के अंदर जो यूज किया जाता है, इसलिए कह रहे हैं वो, तो जो इसी जो लीड कनेक्ट करते हैं तो उस समय लगाते हैं, पहले लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड कह रहा होगा। तो ये प्रेस्क्राइब करने के बाद ही ये चीज की जाएगी। अगर ईसीजी हम प्रेस्क्राइब किया गया तो ही हम क्या करेंगे दोस्तों, ईसीजी लेंगे, या फिर ईसीजी अगर टेक्नीशियन अवेलेबल है तो उसे हम बोलेंगे। तो इसलिए अभी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर क्या होगा दोस्तों, कि हम वाइटल साइन लेंगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, हम नोटिफाई करेंगे। चलो लिख लो इसको। देखो, अगर किसी क्लाइंट में
अगर किसी क्लाइंट में अगर किसी क्लाइंट में हाइपर कैलेमिया के साइन डेवलप होते हैं, हाइपर कैलेमिया के साइन डेवलप होते हैं तो नर्स को सबसे पहले नर्स को सबसे पहले नर्स को सबसे पहले वाइटल साइन लेकर वाइटल साइन लेकर एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए, एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए। आज का मेरा क्वेश्चन है एडवांस सीरीज का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। आपको मुझे ये बताना है दोस्तों कि ईसीजी चेंजेज इन ईसीजी चेंजेज इन हाइपरकैलेमिया क्या होता है। मैं आपको रटा के छोड़ूंगा हर चीज बार बार, बस आप मेरा ये साथ दो दोस्तों कि मैं अगर आपको बोलूंगा तो प्लीज कमेंट कर दिया करो बस। तो क्वेश्चन के आंसर कमेंट करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप जो कमेंट करते हो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, आप जैसे आपने अब लिख दिया ना भाई हाइपर कैलेमिया है, तो ये चीजें आपको जब आप कमेंट करते हो तो वो चीजें हमें ज्यादा लंबे टाइम तक क्या रहती है, याद रहती है। अब आपको मेरे को बताना है कि भाई क्या क्या फर्क पड़ता है, पी वेव पे क्या फर्क पड़ता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे क्या फर्क पड़ता है, टी वेव पे क्या फर्क पड़ता है, पी आर इंटरवल के पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये आज के हमारे क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, मान लो ये कि भाई इसी चेंजेस इन हाइपर कैलेमिया क्या होता है। तो इससे आपका क्या है पिछली क्लासेस में क्या होती रहेंगी, रिवाइज होती रहेंगी कि हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या क्या इसी चेंजेस होते हैं, ये मेरे को आपको आज अब आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, कि हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या क्या इसी चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा आज का। A nurse adds 20 milliequivalent of potassium chloride to the IV solution of a client with diabetic ketoacidosis। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या हो रखा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है, और नर्स उसको क्या दे रही है दोस्तों, 20 मिलीक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दे रही है, केसीएल दे रही है। किसके अंदर दे रही है, आईवी सॉल्यूशन के अंदर दे रही है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस ड्रग। भाई ये जो ड्रग जो दी जा रही है ना दोस्तों, ये क्लाइंट को क्यों दी जा रही है, क्या रीजन है उस क्लाइंट को कि हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको पोटेशियम दे रहे हैं। पोटेशियम हम क्यों दे रहे हैं उसको, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है दोस्तों कि भाई हाइपरपनिया जो है उसको ट्रीट करने के लिए, जो हाइपरपीनिया की कंडीशन में चला गया। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो गई, रेस्पिरेटरी डेप्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उसके कारण दे रहे हैं। सेकंड है दोस्तों कि भाई सिर्फ जो फ्लैसिड पैरालिसिस है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दे रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों रिप्लेस द एक्सेसिव लॉस। भाई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन के अंदर जो पोटेशियम है दोस्तों उसको क्या हुआ है, एक्सेसिव लॉस हुआ है, उसके कारण दे रहे हैं। और फोर्थ इसमें दे रखा है दोस्तों ट्रीट द कार्डियक डिसरिदमिया। जो क्लाइंट दोस्तों उसके अंदर क्या है, कार्डियक जो डिसरिदमिया हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो कार्डियक डिसरिदमिया को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि क्या क्या रीजन है कि उसी क्लाइंट के अंदर भाई पोटेशियम क्लोराइड क्यों दिया जा रहा है। अब ये पूरा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों ये रिलेटेड है हाइपोकैलेमिया से, दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू हाइपोकैलेमिया। देखो अब आपको एक एक चीज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हम समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे हमने काटा पढ़ा था, यहाँ पर उससे भी अच्छी ट्रिक मिलेगी आपको। हाइपर कैलेमिया की ट्रिक क्या है, काटा है, यहाँ पर और भी अच्छी ट्रिक है देखो। तो पहली चीज हमारे सामने है दोस्तों हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया हाइपर कैलेमिया हमने पढ़ लिया, अब हम हाइपोकैलेमिया पढ़ेंगे इस क्लास में। हाइपो जो कैलेमिया है दोस्तों उसका मतलब क्या है कि पोटेशियम का जो लेवल है वो लेस देन 3.5 मिलीक्यूनेट पर लीटर हो गया। पोटेशियम का लेवल दोस्तों अगर 3.5 मिलीक्यूनेट पर लीटर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोकैलेमिया के नाम से जानते हैं। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि इसके जो कोजेज उनको कैसे याद किया जाएगा। अब हम इसके पढ़ते हैं दोस्तों कोजेज, कि भाई इसके क्या क्या होते हैं कोजेज। तो इसके जो कोजेज है दोस्तों उसको याद करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसकी ट्रिक है। पोटेशियम का कम होना, तो इसको हम लिखेंगे लेस पोटेशियम, तो LES। और पोटेशियम को क्या लिखते हैं दोस्तों, के। ठीक है, पोटेशियम को क्या लिखते हैं, हम के लिखते हैं। वैसे तो आप के नहीं लिखोगे तो इन चार से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रिक है तो उसके हिसाब से याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों एल, भाई एल किस प्रकार से पोटेशियम के लेवल को कम करेगा दोस्तों, तो एल फोर है लेसिक्स। एल फोर क्या है, लेसिक्स है। लेसिक्स का मतलब मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि लेसिक्स जो है वो डायूरेटिक है,
ठीक है, कौन सी डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक है, लूप ऑफ हेनले के ऊपर काम करती है, और इसका केमिकल नेम वैसे फ्यूसेमाइड होता है। क्या होता है, फ्यूसेमाइड। तो इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, पोटेशियम लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, इसके कारण पोटेशियम लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों लैक्सेटिव्स, लैक्सेटिव लैक्सेटिव के यूज करने के कारण भी पोटेशियम लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। कैसे कम होता है वो हम अभी बात करेंगे। पहले चीज तो ये ध्यान रखना कि आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कभी भी कि भाई डाईयूरेटिक जो है वो पोटेशियम के लेवल को कम करता है, या फिर डाईयूरेटिक है जो पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने है ना दोनों पढ़ लिए, हाइपर भी पढ़ लिए और हाइपो भी पढ़ लिए। हाइपर कैलेमिया के अंदर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक था, तो ऐसे भी डायूरेटिक होते हैं जो पोटेशियम के लेवल को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो है दोस्तों वो क्या करेंगे, पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करेंगे। जबकि लूप डायूरेटिक जो है दोस्तों वो जैसे कि लैसिक फ्यूसिमाइड, ये पोटेशियम लेवल क्या करते हैं, कम करते हैं। और एल4 क्या हो गया दोस्तों, लैक्सेटिव, लैक्सेटिव भी पोटेशियम लेवल को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। ई4 यहाँ पर एंटेरिक से रख लो, और एंटेरिक का मतलब यहाँ पर मेनली जीआई ट्रैक्ट से। ठीक है, वैसे तो एंटेरिक का मतलब आपको पता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर एंटेरिक का मतलब आप किससे रखो, जीआई ट्रैक्ट से मतलब रखो। जीआई ट्रैक्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जीआई ट्रैक्ट जो होता है ना वो मेनली पोटेशियम रिच होता है, उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। अब जीआई ट्रैक्ट के कोई भी कंटेंट अगर बॉडी से बाहर होंगे तो जो पोटेशियम लॉस उससे क्या होगा, लॉस होगा। तो कोई भी कंडीशन हो, बस आपको याद रखनी है क्या क्या कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है दोस्तों, डेवलप हो सकती है। जैसे कि वोमिटिंग, वोमिटिंग होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर जाएगा, उसके कारण भी पोटेशियम साथ में बाहर जाएगा, पोटेशियम में क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। अभी मैंने आपको क्रॉन्स डिजीज बताई थी, मैंने आपको डायरिया बताया था, डायरिया के कारण पोटेशियम क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर आप एक क्या लिखेंगे दोस्तों, डायरिया। तो डायरिया के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, पोटेशियम क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। या आप खुद क्या करो दोस्तों, एनजी सक्शन करो, और एनजी सक्शन करके भी क्या कर सकते हो दोस्तों, पोटेशियम को बाहर निकाल सकते हो। पोटेशियम मतलब जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकालोगे तो कंटेंट के साथ में पोटेशियम भी होगा, और पोटेशियम भी क्या होगा दोस्तों, बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो एनजी सक्शन के द्वारा भी क्या होगा दोस्तों, पोटेशियम में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, पोटेशियम कम हो सकता है। ठीक है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, तो एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरल कोर्टिकोइड का लेवल क्या हो गया था, बढ़ गया था। बढ़ने के कारण क्या होगा दोस्तों, जो पोटेशियम है उसका रिटेंशन हुआ था, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड और जो मिनरल कोर्टिकोइड जो स्टीरॉइड है सोडियम का रिटेंशन करवाते हैं, पोटेशियम क्या करवाते हैं, एक्सक्रिएशन। एडिशन डिजीज में कम हुए थे, तो कम होने के कारण पोटेशियम का एक्सक्रिएशन नहीं हो पाया, पोटेशियम बढ़ा, हाइपरकैलेमिया हुआ। यहाँ पर दोस्तों हमें याद रखना है कि स्टीरॉइड के कारण, मतलब स्टीरॉइड का मतलब स्टीरॉइड के बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर आपको सिंपल से याद रखना है कि किसी भी कंडीशन में स्टीरॉइड बढ़ेंगे तो स्टीरॉइड के बढ़ने के कारण क्या होगा दोस्तों, हाइपरकैलेमिया होगा। अभी बता दूंगा कैसे। इसके एग्जांपल है, सीधा आपको मान लो डिजीज कंडीशन भी दे सकता है वो, जैसे वो आपको लिख सकता है क्यूसिंग सिंड्रोम, क्यूसिंग डिजीज है, क्यूसिंग सिंड्रोम। सेकंड दोस्तों, कॉन्स, कॉन्स डिजीज, कौन सी डिजीज लिख सकता है, या फिर वो लिख सकता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, कौन सी भी लिख सकता है, कौन सी डिजीज कौन सा नाम जानते हैं, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। या फिर दोस्तों आप बाहर से वैसे स्टीरॉइड लो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सोजीनस स्टीरॉइड। इधर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा आपके पास जगह होगी, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं S4 एक्सोजीनस स्टीरॉइड है, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सोजीनस। ठीक है, स्टीरॉइड के ब्रैकेट में क्या लिख लेना, एक्सोजीनस लिख लेना। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी की चीजों के ऊपर है ना आप फिर भी क्या कर सकते हो, उनको याद रख सकते हो, क्योंकि उनका कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर भी है। लेकिन यहाँ पर जो शिफ्ट जो वर्ड है ना दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा गड़बड़ करवा सकता है। शिफ्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि पोटेशियम का शिफ्ट होना। पोटेशियम का शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम जानते हैं कि पोटेशियम जो है वो इंट्रासेलुलर मेन आयन है, सेल के अंदर ज्यादा होता है। शिफ्ट होगा, सेल से कहाँ आएगा, ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ेगा, ब्लड के अंदर ही पोटेशियम का बढ़ना ही क्या कहलाता है, हाइपर कैलेमिया कहलाता है। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम इन ब्लड। तो शिफ्ट के कारण पोटेशियम अगर किसी भी कारण से क्या होता है, शिफ्ट होता है कहाँ से, सेल से और ब्लड के अंदर, तो उस कारण से भी क्या हो सकता है दोस्तों, आपको हाइपर कैलेमिया डेवलप हो सकता है। अब शिफ्ट किस किस के कारण हो सकता है वो ध्यान रखना। तो शिफ्ट होने के दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक तो जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है, एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस। तो एल्कोलोसिस के कारण शिफ्ट हो सकता है। या फिर दोस्तों किस कंडीशन के कारण शिफ्ट हो सकता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की जो कंडीशन होती है ना दोस्तों, उसके कारण भी क्या हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, क्यों होता है वो अभी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इंसुलिन है उसके ज्यादा होने के कारण भी, तो हाइपर इंसुलिनिज्म, हाइपर इंसुलिन, डायरेक्ट नहीं लिख के वो इस प्रकार भी लिख सकता है, हाइपर इंसुलिन। तो हाइपर इंसुलिनिज्म की कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है दोस्तों, जो पोटेशियम है वो क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। इंसुलिन के ज्यादा होने के कारण भी पोटेशियम क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें इंसुलिन देते हैं,
ठीक है, अभी चलो इस बारे में बात ही कर लेंगे, आगे बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों के दे रखा है कि यहाँ पर एक्चुअली में जैसे वहां पर क्या थी, किडनी डिजीजेज थी। ठीक है, वहां पर भी क्या थी दोस्तों, किडनी डिजीज थी, तो यहाँ पर भी कुछ किडनी डिजीजेज होती हैं, किडनी डिजीजेज। तो वहां पर भी किडनी डिजीजेज हुई, यहाँ पे वहां पर ज्यादातर फेलियर से रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे किडनी फेलियर। ठीक है, एंड स्टेज रिनल डिजीज है वो भी। तो यहाँ पर जो किडनी डिजीजेज है, अगर याद रखना चाहो तो बच्चों याद रख लेना। अगर आप कहो कि सर मुझे तो याद नहीं करना, ना मुझे याद होता है, तो फिर आप इसको नहीं याद करो तो भी काम चल जाएगा। तो कुछ किडनी डिजीज होती है, जैसे कि लीडल सिंड्रोम होता है, लीडल सिंड्रोम। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, तो मैं तो लिख देता हूँ। किडनी डिजीजेज, किडनी किडनी डिजीजेज के अंदर जैसे कि लीडल सिंड्रोम। देखो मैं खुद को याद करवा रहा हूँ ऐसे करके, लीडल सिंड्रोम। लीडल सिंड्रोम जो है ना दोस्तों, उस कंडीशन के कारण भी क्या हो सकता है, लीडल सिंड्रोम में भी पोटेशियम का जो लेवल है ना दोस्तों वो बढ़ जाता है। ठीक है, लीडल सिंड्रोम के अंदर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल क्या होता है दोस्तों, ये एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बस इतना याद रख लो, कोई ज्यादा इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। बस इतना ये ध्यान रख लो कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि इसके कारण भी पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, सॉरी हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, और साथ में हाइपर नेट्रीमिया और होता है इसके अंदर। सोडियम की रिजोर्स जो रीअब्जॉर्प्शन है दोस्तों वो ज्यादा होने लग जाता है इस कंडीशन में, है ना। तो हाइपर नेट्रीमिया, सोडियम सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन वो बढ़ जाता है, तो हाइपोकैलेमिया और हाइपर नेट्रीमिया क्या होते हैं, डेवलप। ठीक है, एक डिजीज और है, अगर याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के नाम से एक डिजीज और होती है, इसमें भी होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो ये दोनों याद कर लेना, अगर नहीं है तो उनको छोड़ भी देना, तो भी आपको क्या हो जाएगा उससे काम। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला देखा दोस्तों लेसिक्स या फ्यूसिमाइड या लेक्सेटिव। लेक्सिक्स क्या काम करेगा, पहला लेसिक्स दे रखा है। लेसिक्स क्या काम करेगा दोस्तों, लेसिक्स जो है वो हम जानते हैं कि क्या करवाता है, सोडियम का रिटेंशन करवाता है, एंड पोटेशियम का क्या करवाता है दोस्तों, एक्सक्रीशन करवाता है। ध्यान रखना, वैसे लेसिक्स ट्रेड नेम है, नाम मेन आप फ्यूसिमाइड याद रखना है। ठीक है, जो बच्चे हॉस्टल में काम करते हैं उनको तो सबको पता है भाई लेसिक्स। जो बच्चे बेचारे हॉस्टल में काम नहीं करते हैं, एक्सपोजर नहीं हुआ है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो फ्यूसिमाइड ही याद रखना। तो सोडियम का रिटेंशन होगा, पोटेशियम में क्या होगा दोस्तों, एक्सक्रीशन होगा। बस सिंपल सी बात है, क्या याद रखना है, पोटेशियम एक्सक्रीशन होगा, पोटेशियम बॉडी से आउट होगा, पोटेशियम की कमी होगी तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, हाइपोकैलेमिया डेवलप होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो दे रखा है दोस्तों वो क्या दे रखा है आपको, एंटेरिक। तो एंटेरिक मैंने आपको समझा ही दिया है, इतना कुछ है नहीं एंटेरिक में। एंटेरिक, एंटेरिक के अंदर क्या होगा दोस्तों, भाई जीआई ट्रैक्ट है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम होता है। अब पोटेशियम को आप किसी भी प्रकार से क्या करोगे, बॉडी से आउट करोगे, तो पोटेशियम की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। तो कमी होगी तो क्या डेवलप होगा, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्टीरॉयड से रिलेटेड। तो स्टीरॉयड भी क्या काम करते हैं, स्टीरॉयड को मैंने आपको बताया था दोस्तों, स्टीरॉयड जो होते हैं वो सोडियम का रिटेंशन करवाते हैं, एंड पोटेशियम का क्या करवाते हैं दोस्तों, एक्सक्रिएशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करवाता है दोस्तों, क्या सोडियम का रिटेंशन करवाता है या वाटर का रिटेंशन करवाता है। ऑप्शन ए सोडियम का रिटेंशन करवाता है, ऑप्शन बी वाटर का रिटेंशन करवाता है, ऑप्शन सी सोडियम एंड वाटर दोनों का करवाता है, ऑप्शन डी दोस्तों ये वाटर का एक्सक्रिएशन करवाता है, वाटर का एक्सक्रिएशन। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, मुझे बताने हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि बच्चे जो है ना वो उनके जब कंसेप्ट पढ़ने लगते हैं तो रट जाता है, सोडियम और पोटेशियम, सॉरी सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन एंटी डायबिटिक हार्मोन थोड़ा सा अलग है, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये क्या काम करता है। अब देखो स्टीरॉइड सोडियम का रिटेंशन कर रहे हैं, पोटेशियम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्सक्रीशन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा, पोटेशियम की कमी होगी तो क्या डेवलप होगा दोस्तों, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। अब आप एक चीज देखो, डिजीजेज देखते हैं। सबसे पहले दे रखी है इसके अंदर क्यूसिंग डिजीज है, क्यूसिंग सिंड्रोम। क्यूसिंग डिजीज और क्यूसिंग सिंड्रोम में क्या अंतर है, ये जाके आप एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर देखो, मैंने आपको पूरा तरीके से समझा रखा है कि भाई दोनों अलग अलग होती हैं, क्या रीजन इनकी इटियोलॉजी के कारण क्या होती है, ये अलग अलग होती है। क्या इटियोलॉजी है वो वहाँ पे आप जाके एक बार देख लेना। क्यूसिंग सिंड्रोम के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, मेन रूप से ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा।
वही है, ग्लूकोकोर्टिकोइड इंक्रीज होकर कुछ मात्रा में स्मॉल अमाउंट के अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड भी होता है। तो ये होगा, तो वही चीज सोडियम का रिटेंशन होकर पोटेशियम का क्या होगा, एक्सक्रिएशन होगा। सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रिएशन। बस अब सोडियम का रिटेंशन हो गया, पोटेशियम का एक्सक्रिएशन हो गया, पोटेशियम बॉडी से बाहर हो गया तो हो गया। नेक्स्ट दोस्तों कौन सी चीज है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। कौन के अंदर, या दोस्तों हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी सेम यही होगा, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, वही काम सोडियम का रिटेंशन करवाता है, और सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का क्या करवाता है दोस्तों, एक्सक्रिएशन करवाता है। सोडियम का रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम क्या करवाता है, एक्सक्रिएशन करवाता है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, सोडियम का रिटेंशन होगा, पोटेशियम का एक्सक्रिएशन होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन के कारण पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होगा, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, भाई इंसुलिन वो जो स्टीरॉइड उसको बाहर से देंगे, तो बाहर से देने को क्या कहेंगे हम, एक्सोजीनस स्टीरॉइड। अब जो स्टीरॉइड है दोस्तों हम बाहर से दे रहे हैं, तो काम तो स्टीरॉइड का ही करेगा ना, वो बाहर से दे रहे हैं दोस्तों हम किसी भी फॉर्म के अंदर, इंजेक्शन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर हम बाहर से स्टीरॉइड दे रहे हैं, तो ये स्टीरॉइड भी क्या करवाएगा, वही सोडियम का रिटेंशन करवाएगा और पोटेशियम क्या करवाएगा, एक्सक्रिएशन करवाएगा। और पोटेशियम जो बॉडी से बाहर जाएगा दोस्तों, इसके कारण क्या डेवलप होगा, आपका हाइपोकैलेमिया क्या होता है दोस्तों, डेवलप होता है। ठीक है, तो उसके कारण डेवलप होता है। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, दैट इज शिफ्टिंग। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, शिफ्टिंग। तो भाई पोटेशियम की क्या होना दोस्तों, शिफ्टिंग होना। तो शिफ्टिंग में मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, एल्कलोसिस की कंडीशन होना, एल्कलोसिस। भाई एल्कलोसिस होता क्या है, सिंपल से वर्ड में अगर आप एल्कलोसिस समझोगे तो एल्कलोसिस आप क्या बताओगे कि सर एल्कलोसिस के अंदर जो हाइड्रोजन जो आयन है ना, वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं। एसिडोसिस में बढ़ जाते हैं, एल्कलोसिस में कम हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर। और हम जानते हैं दोस्तों कि सेल के अंदर जो है ना, सेल के अंदर पोटेशियम क्या होता है, अच्छे अमाउंट के अंदर होता है, और सेल के अंदर एक्चुअली में हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं। अब ब्लड को क्या चाहिए, सॉरी ब्लड को क्या चाहिए, पीएच बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए। तो उस एवज में जो जो ब्लड है ना, वो क्या काम करता है दोस्तों, उसको चाहिए हाइड्रोजन आयन एल्कलोसिस की कंडीशन में, तो वो हाइड्रोजन आयन लेना चाहता है यहाँ पे, क्या लेना चाहता है, हाइड्रोजन आयन लेना चाहता है। अब ब्लड के अंदर वैसे ही पोटेशियम की क्या है दोस्तों, कमी है, इनके पास पोटेशियम भी है, लेकिन सेल जो है ना, वो क्या कहती है कि भाई अगर आपको हाइड्रोजन आयन चाहिए ना, तो मुझे आप क्या दो, बदले में पोटेशियम दो। अगर आपको हाइड्रोजन आयन चाहिए तो बदले में मुझे क्या दो, पोटेशियम दो। तो दोस्तों जो ब्लड का जो पोटेशियम है ना, वो किसके अंदर चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है, और उसके बदले में क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे दोस्तों, बढ़ेंगे बॉडी के अंदर। इस प्रकार से हाइड्रोजन जो आयन है वो बॉडी के अंदर क्या होंगे दोस्तों, ब्लड के अंदर बढ़ेंगे। लेकिन हमने हाइड्रोजन आयन लेने के चक्कर में किसको खो दिया, पोटेशियम को खो दिया। तो पोटेशियम की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। उसके कारण कंडीशन क्या डेवलप होगी दोस्तों, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा इसमें, दोबारा समझाता हूँ। ब्लड है, एल्कलोसिस है, हाइड्रोजन जो आयन है दोस्तों उनकी क्या है, कमी है। सेल है, सेल के पास मान लो हाइड्रोजन आयन है, हमें सेल से हाइड्रोजन आयन लेने हैं, लेकिन सेल कहता है मैं हाइड्रोजन आयन तभी दूंगा जब आप मुझे क्या दोगे, पोटेशियम दोगे। इनके पास पहले से पोटेशियम है, बंदा फिर भी क्या करे, मुझे पोटेशियम दो, लेकिन मैं मुझे कुछ लोगे तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो ब्लड कहता है ठीक है भैया पोटेशियम ले लो, तो ये पोटेशियम दे देता है और बदले में हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं। तो ब्लड के अंदर ही तो पीएच देखते हैं, सेल के अंदर थोड़ी देखेंगे। तो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए किया इन्होंने। और अब ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है दोस्तों, वो तो कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया। तो पोटेशियम की यहाँ पे क्या आई, कमी आई, कमी आई तो क्या होगा, डेवलप हाइपोकैलेमिया डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, हाइपो। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, हाइपोकैलेमिया डेवलप होता है। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब देखो आपको मैं कंफ्यूजिंग चीज बताऊंगा, आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हो, आप तो उल्टा ही बता रहे हो। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अगर प्लांट के अंदर होगी, तो सिंपल सी बात, एक तो क्या होगी दोस्तों, इंसुलिन की कमी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है ये डायबिटीज मेलाइटिस का। तो इंसुलिन की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। इंसुलिन क्या काम करता है दोस्तों, इंसुलिन जो है ना, वो शिफ्टिंग का काम करता है। पोटेशियम को कहाँ भेजता है, पोटेशियम को सेल के अंदर भेजता है। इंसुलिन क्या काम करता है दोस्तों, पोटेशियम को कहाँ भेजता है, सेल के पास भेजता है। अब यहाँ पर इंसुलिन की क्या होगी, कमी होगी। तो सेल का जो पोटेशियम है, वो जो ब्लड का जो पोटेशियम वो सेल के पास नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात दोस्तों, पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोटेशियम का लेवल क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, मतलब कि पोटेशियम ज्यादा होगा। और पोटेशियम का ज्यादा होना क्या कहलाता है, हाइपर कैलिमिया कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज बता रहे हो आप, एक तरफ तो आप बता रहे हो कि भाई हाइपोकैलेमिया का कोज है, तो एक तरफ आप बता रहे हो हाइपर कैलेमिया है। तो दोस्तों
अगर डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है ना तो स्टार्टिंग में हाइपरकैलेमिया ही डेवलप होता है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों कि हमें है ना एक अच्छी अमाउंट में क्लाइंट को क्या देनी पड़ती है, इंसुलिन देनी पड़ती है। तो इंसुलिन के देने के कारण, इंसुलिन के देने के कारण क्या होगा दोस्तों, इंसुलिन के देने के कारण क्या होगा, ये सारा जो पोटेशियम है अब कहाँ जाएगा, सेल के पास जाएगा, और इंसुलिन के कारण फिर क्या होगा दोस्तों, हाइपोकैलेमिया होगा। क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। अब आपके दिमाग में यहां पर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इस क्लाइंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ था, ठीक है, इस क्लाइंट को क्या हुआ था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ था। इस क्वेश्चन में आते हैं एक बार, यहाँ से उसके वापस आते हैं, पर मैं वापस फिर लेके आऊंगा इधर आपको। मैंने आपको बताया कि भाई इस क्लाइंट को क्या हुआ था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ था। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर जब अगर इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है ना, तो इसके अंदर तो पोटेशियम पहले से ही ज्यादा है, और इसको हम पोटेशियम क्या दे रहे हैं दोस्तों, क्लोराइड दे रहे हैं। तो इसका रीजन क्या रहा होगा, ये पूरी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन भी है। भाई क्लाइंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ होगा ना, तो आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करोगे ना। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वो आप क्या दोगे, फ्लूइड दोगे। और सेकंड प्रायोरिटी क्या दोगे दोस्तों, आप इंसुलिन दोगे। जब आप इंसुलिन दोगे ना, तो इसके देने के बाद उस क्लाइंट के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या होगा दोस्तों, कम होगा। फिर उसके बाद उस क्लाइंट को क्या दिया गया होगा, केसीएल दिया गया होगा, पोटेशियम क्लोराइड दिया होगा, वो केसीएल केसीएल दिया होगा। अब इस ये केसीएल देने का रीजन ही यही था कि उस क्लाइंट को उससे पहले क्या दिए, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तो चीजें दोगे ना आप। तो पहले आप फ्लूइड दोगे, फिर आप क्या दोगे, इंसुलिन दोगे। अब इंसुलिन देने से पोटेशियम क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। पोटेशियम अगर कम हुआ हुआ है तो फिर उसने क्या दिया होगा, केसीएल दिया होगा। तो केसीएल इसने क्यों दिया हुआ होगा, भाई इसलिए दिया होगा कि पोटेशियम को क्या हुआ होगा दोस्तों, लॉस हुआ होगा। क्यों लॉस हुआ होगा, क्योंकि इंसुलिन दिया गया था। इंसुलिन के देने के कारण क्या हुआ दोस्तों, तो इंसुलिन के देने के कारण जो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम था वो कहाँ चला गया, सेल के पास चला गया, और ब्लड का जो पोटेशियम है दोस्तों वो क्या हो गया, कम हो गया। इसको ट्रीट करने के लिए फिर क्या दिया गया दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड दिया गया। फर्स्ट प्रायोरिटी में तो कभी भी पोटेशियम क्लोराइड देंगे नहीं कि भाई पहले हम इंसुलिन नहीं दे रहे, पहले फ्लूइड भी नहीं दे रहे, फिर हम इंसुलिन नहीं दे रहे, तो हमने डायरेक्टली क्या दे दिया दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड दे दिया। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लिखा है ना, इसका मीनिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट से है। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है दोस्तों, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट करने के बाद में हमें पोटेशियम देना पड़ता है, उसके कारण इंसुलिन देना पड़ता है, उसके कारण क्लाइंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कारण हाइपोकैलेमिया होता है। यही रीजन है हाइपर इंसुलिनिज्म लिखाया है मैंने। हाइपर इंसुलिनिज्म जब होगा, इंसुलिन ज्यादा होगा, तो बस वही चीजें होंगी, वही तो बताया, इंसुलिन दिया, इंसुलिन देने के कारण जो पोटेशियम है जो ब्लड के अंदर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर पोटेशियम जाएगा तो पोटेशियम में क्या होगा दोस्तों, ब्लड के अंदर लॉस होगा। इसे नाम करेंगे हाइपोकैलेमिया, सॉरी हाइपोकैलेमिया के नाम से जानेंगे। अगर मैं गलती से बोल दूंगा तो आप समझ जाना कि हाइपोकैलेमिया बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान आगे की चीजों पर लगा होता है कि इससे आगे क्या समझाना है आपको। कई बार नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो किडनी डिजीज आता है। बस इतना सा ध्यान रख लो, किडनी डिजीज में दो डिजीज ऐसी हैं आपको ध्यान रखनी है, एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस RTA। ठीक है, वैसे हॉस्पिटल के अंदर जब आप काम करते हो तो RTA में दोस्तों रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, वैसे इस डिजीज का नाम है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और एक ध्यान रखना है आपको, नीडल सिंड्रोम। एक आपको याद रखना है दोस्तों, नीडल सिंड्रोम। ठीक है, इधर लिखता हूँ RTA और नीडल सिंड्रोम। ठीक है, ये दो ऐसी कंडीशन है RTA नीडल सिंड्रोम जिनके अंदर भी जो पोटेशियम है दोस्तों क्या हो जाता है, कम होता है। हमने एक एक करके सारी चीजें देखी क्या क्या कारण हुआ। लेसिस के अंदर और सबमिशन में तो एक ही है, सोडियम रिटेंशन, पोटेशियम का एक्सपिरेशन। एंटीरिक के अंदर डायरेक्टली पोटेशियम का लॉस होना, स्टीरॉइड के अंदर भी सोडियम रिटेंशन, पोटेशियम का एक्सपिरेशन। शिफ्ट हुआ तो सेल के द्वारा, और ब्लड के अंदर एक्सचेंज हुआ तो पोटेशियम जो है वो सेल में चला गया, उसके कारण हुआ। और किडनी डिजीज के अंदर भी दोस्तों पोटेशियम का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये सब रीजन है दोस्तों किसके, आपके हाइपोकैलेमिया। तो ज्यादा कोजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया, इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो तो आपको चीजें क्या हो जाएंगे, तो याद जाएंगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड हमें पूछे जाते रहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दोस्तों दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही मैं उसी प्रकार पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है दोस्तों उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा तो डिसरिथमिया होगा, मतलब कि जो पल्स है दोस्तों क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। इरेगुलर हो जाएगी पल्स, इरेगुलर हो गई साथ में क्या हो जाएगी दोस्तों, वीक हो जाएगी। तो साथ में पल्स क्या हो जाएगी दोस्तों, वीक हो जाएगी। ठीक है, और डिसरिथमिया दोनों के अंदर डेवलप हो रहा है, ध्यान रखना, हाइपो और हाइपर दोनों के अंदर डिसरिथमिया, डिसरिथमिया डेवलप होता है। तो इरेगुलर पल्स, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, ये तो दोनों में होती है तो इतनी ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बनता ज्यादातर
देगा तो सेलेक्ट बोलता अप्लाई वाले ऐसे क्वेश्चन जैसे ये चीज डेवलप होती है, दोनों के अंदर ही होती है। लेकिन आपको अगर डिफरेंस खोज करना है तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब पेशेंट लेटा है, एकदम से आपने बैठा दिया, एकदम से आपने खड़ा कर दिया, पेशेंट को जो बीपी है दोस्तों क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो इसे किस नाम जानते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है। तो ऑर्थोस्टैटिक जो हाइपोटेंशन है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इसके कारण मतलब हो जाता है, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये आपके हो गए कौन से, कार्डियोवैस्कुलर। इसके बाद में आ जाओ दोस्तों कौन से आपके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब रेस्पिरेटरी जो हम जानते हैं कि दोस्तों मसल्स के लिए पोटेशियम जरूरी है, मैंने वहां भी बताया था कि पोटेशियम ज्यादा होगा कम होगा क्या होगा दोस्तों, वीकनेस होगी। अब यहाँ भी दोस्तों की जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी जो मसल्स है दोस्तों, उनके अंदर भी क्या डेवलप होगा, वीकनेस डेवलप होगी। तो वीकनेस ऑफ द, वहां तो रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस डेवलप हो सकता था। ठीक है, वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल, स्केलेटल रेस्पिरेटरी मसल, स्केलेटल रेस्पिरेटरी मसल, वीकनेस ऑफ द स्केलेटल रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, एक तो सेलो रेस्पिरेशन हो जाता है, ये ध्यान रखना, सेलो रेस्पिरेशन। और एक भाई रेस्पिरेशन सही से नहीं हो रहा तो जो ब्रीथ जो साउंड है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसके कारण डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, डिमिनिश्ड लिख रहा है आपको, ये पर लिख देता हूँ, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, डिमिनिश्ड ब्रीथ, ज्यादातर चीजें ना कम हो रही हैं, देखो आप यहाँ पर पल्स है कमजोर हो रही है, या डिसरिथमिया हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, ब्रीथ साउंड भी कम हो रही है, स्केलेटल मसल्स भी कमजोर हो रही है, रेस्पिरेशन भी क्या हो रहा है दोस्तों, सैलो हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब सैलो का मतलब कम हो रहा है, डीप, सैलो का मतलब एक तो डीप हो गया, और एक क्या हो गया दोस्तों, सैलो हो गया, मतलब जल्दी जल्दी करना है, एक डीप का मतलब अंदर से खींचना इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अंतर होता है सैलो में और डीप से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर। इसके बाद हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर। न्यूरो, तो उस प्रकार ही वहां भी स्केलेटल मसल्स की वीकनेस थी, यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, स्केलेटल मसल्स की वीकनेस होगी, तो स्केलेटल मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल की क्या होगी दोस्तों, वीकनेस होगी। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है ना दोस्तों, मैंने आपको ओबीजी के अंदर समझाया था कि क्या होते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया था। तो डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स वो कम हो जाते हैं, तो डीप टेंडन हाइपो रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीप टेंडन हाइपो रिफ्लेक्स। भाई मसल ही वीक हो गई है, तो जो रिफ्लेक्स दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। एक और याद रखना, लॉस ऑफ टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इस पे भी फर्क पड़ता है सोचो, मतलब हम किसी चीज को टच करते हैं ना दोस्तों वो क्या कहलाता है, टैक्टाइल कहलाता है। भाई ये ज्यादा तेज टच किया गया है, ये कम तेज टच किया गया है, ठीक है। तो जो टच जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करना, भाई ये ज्यादा तेज टच कर रहे हो, धीरे टच कर रहे हो, बिल्कुल टच किया है, तो इसको बोलते हैं टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका भी इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, लॉस देखने को मिलता है। और एक देखने को मिलता है दोस्तों पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया का मतलब क्या हो गया, जैसे कि नमनेस और टिंगलिंग होती है ना, नमनेस और टिंगलिंग डेवलप होती है पैरास्थीसिया के अंदर, तो ऐसी ही पैरास्थीसिया इसके अंदर भी क्या हो जाता है दोस्तों, डेवलप हो जाता है। तो पैरास्थीसिया है वो भी क्या होता है, इसके अंदर डेवलप होता है। तो पैरास्थीसिया भी देखने को मिलता है, पैरास्थीसिया भी क्या हो जाता है दोस्तों, डेवलप हो जाता है। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि पैरास्थीसिया के अंदर और टिटेनी के अंदर डिफरेंस है। आप ऐसे पढ़ते हैं, हम हाइपोकैल्सियम में पढ़ते हैं, वहां भी नमनेस एंड टिंगलिंग आता है, लेकिन टिटेनी की जो साइंस है दोस्तों, जो कि मैंने आपको पढ़ाई हुई, जैसे वोस्टेक साइन हो गया, आपका ट्राउजर साइन हो गया, वो यहाँ पर मत लिख देना, आप ये मत कर देना कि यहाँ पर आप टिटेनी लिखो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वहां भी समझाया था, यहाँ भी ध्यान रखना कि टिटेनी नहीं होता है। ठीक है, ये चीज देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्या, जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक तो ऐसा है, मेरे को लगता नहीं कि कोई भी बच्चा है जिसको कोई कंफ्यूजन होगा शायद, क्योंकि मैंने एक ट्रिक अच्छी सी बता रखी है आपको, उस ट्रिक को आपको अभी भी याद रखना है। भाई जीआई ट्रैक के अंदर मैंने क्या बताया था कि पोटेशियम और फ्लूइड का याद रखना है, कि अगर पोटेशियम कम हुआ तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हुई, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होगी दोस्तों तो पर्सन को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन होगा दोस्तों। अब कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक तो दोस्तों क्लाइंट को क्या हो सकता है, नोज या वोमिटिंग डेवलप हो सकता है, तो नोज या एंड वोमिटिंग डायरेक्ट भी डेवलप हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है, पोटेशियम की कमी के कारण भी हो सकता है, और वैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो हो सकता है भाई लिख दे में नोज या वोमिटिंग किस डेवलप होता है,
लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, वो आया हुआ है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बस इसका जरूर ध्यान रखना भाई, एब्डोमिनल डिस्टेंशन किसके अंदर डेवलप होता है, तो हाइपोकैलेमिया के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या होता है दोस्तों, देखने को मिलता है। अब अगर वो मान लो दोस्तों कि ऑप्शन के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं लिखे, और क्या क्या चीजें लिख सकता है भाई, कॉन्स्टिपेशन नहीं लिखा उसने ऑप्शन में, लेकिन उसी को वो समझाना चाहता है, और पूरी चीज क्या है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी से रिलेटेड है, तो वो इसको किस प्रकार से समझाएगा वो देखो। अगर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं लिखेगा तो वो लिखेगा हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, हाइपो एक्टिव बाउल, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सर, ये वाला पेन थोड़ा सा कम दिखता है, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, ये भी नहीं लिख रहा, तो दोस्तों बिल्कुल जो जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट क्या हो जाते हैं, एब्सेंस हो जाते हैं, फिर किस नाम से आते हैं, पैरालाइटिक इलियस नाम से। तो कंडीशन में क्या डेवलप हो सकता है दोस्तों, क्लाइंट को पैरालाइटिक जो इलियस है ना वो भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो पोटेशियम में और फ्लूइड में इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई पोटेशियम और जो फ्लूइड है ये कभी भी ज्यादा होंगे तो मोटिलिटी ज्यादा होगी, कम होंगे तो कम होंगे, बाकी सब में क्या करना है आपको, ऑपोजिट करना है। तो हम आगे मैं आपको कैल्शियम ये सब पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ज्यादा होंगे तो कम होगा, कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, ज्यादा देखने को मिलेगा। लास्ट जो आता है दोस्तों वो आता है ईसीजी चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीजी चेंजेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है ना दोस्तों एग्जाम में बनते रहते हैं, तो ईसीजी चेंजेस को कभी भी इग्नोर मत कर देना। ईसीजी चेंजेस, वहां पर क्या पढ़ा था हमने, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, मैंने आधा क्वेश्चन दिया था, मैं बताऊंगा नहीं, पी पे क्या अंतर आता है, जो पी वेव है वो कैसे किस प्रकार से होती है, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, जो टी वेव है उस पर क्या फर्क पड़ता है, और जो पी आर इंटरवल है उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो वो मैंने आपको समझाया हुआ है। अब यहाँ पर जो इसमें चेंजेस है ना वो तीन चीजों पे आते हैं, और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे तो एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ही क्वेश्चन आ चुका होगा, एक एस और टी और एक क्या है दोस्तों, यू है। तो एस का यहाँ पर आएगा दोस्तों, एस की डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर एस क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अब देखो हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या बताया था, बताना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन है तो बताना पड़ेगा। हाइपर कैलेमिया के अंदर मैंने क्या बताया दोस्तों कि टी वेव क्या मिलेगी, टोल टी वेव देखने को मिलेगी। अब बस सिंपल सी बात है, वो हाइपो हाइपर था, ये हाइपो है, तो वहां पर टी थी, सॉरी यहाँ पर वहां पर टोल थी, यहाँ पर क्या तो क्या होगी, नीचे आएगी, तो नीचे आएगी क्या तो क्या दिखाई देगी दोस्तों, टी वेव फ्लैट दिखाई देगी, तो फ्लैट टी वेव होगा। या फिर और भी ज्यादा नीचे जाएगी, तो नीचे जाएगी तो क्या होगा, तो इनवर्टेड होगी, ठीक है, नीचे और नीचे आएगी तो कैसे आएगी, इनवर्टेड आएगी। अब इनवर्टेड, इनवर्टेड टीवीआर देखने को मिलेगी, तो ये ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यू, यू मतलब आपका फीचर, तो यू का मतलब होता है दोस्तों प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना दोस्तों, और कोई चीज भूल जाना, सिर्फ मुझे भूल जाना, खुद का नाम भूल जाना, लेकिन एग्जाम में ये देखते हैं प्रोमिनेंट यू वेव, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रोमिनेंट जो यू वेव है ना दोस्तों उससे जरूर ध्यान रखना, ये प्रोमिनेंट यू वेव हाइपो कैलेमिया का साइन है, हाई पर मत कर देना, ये जरूर ध्यान रखना कि भाई किसका, ये हाइपो कैलेमिया का क्या होता है दोस्तों, साइन होता। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसकी मैनेजमेंट की, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट। एक बार मैनेजमेंट के अंदर क्या देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्या तो भाई ओरली देंगे, या फिर क्या देंगे दोस्तों हम इसको आईवी देंगे, क्या तो ओरली देंगे या क्या देंगे दोस्तों, आईवी देंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है कि ओरली दिया जाता है ना, तो ओरली का क्या प्रॉब्लम होती है, ओरली कब नहीं देना चाहिए ओरली, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना ओरली जो है ना दोस्तों, उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही गंदा होता है, तो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, अनप्लीजेंट। और ये जो ओरली जब देते हैं ना दोस्तों, ये तो क्लाइंट जो है ना उसको क्या हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, नोजिया एंड। तो सिंपल सी बात है, अगर गैस्ट्रिक कोई भी प्रॉब्लम क्लाइंट को शो हो रही है ना, पहले से मान लो क्लाइंट की दोस्तों नोजिया वोमिटिंग है, और अब आपको पोटेशियम दोस्तों तो पक्का क्या होगी, वोमिटिंग हो जाएगी, तो नोजिया वोमिटिंग वाले क्लाइंट को भी नहीं देंगे, और ये करवाता भी क्या है, खुद भी नोजिया वोमिटिंग करवा, ठीक है, इसलिए ये चीज ध्यान रखना कैसे दें, अगर देना भी है तो देते भी हैं तो ये जूस के साथ देते हैं, तो गिव विद जूसेस, गिव विद जूसेस, ठीक है, इसको हम किसके साथ देते हैं दोस्तों, जूसेस के साथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आईवी से। पहला क्वेश्चन आता है कि भाई आईवी कैसे, कौन कौन से रूट से दिया जा सकता है, ध्यान रखना, नेवर गिव बाय सबक्यूटेनियस, नेवर गिव बाय इंट्राडर्मली, नेवर गिव बाय आईएम एंड नेवर गिव बाय आईवी बोलस, नहीं तो पेशेंट की आप डेथ ही हो जाएगी।
अगर आपने आईवी बोला तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा पेशेंट की। सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल आईएम कुछ नहीं देंगे, आईवी बोलस भी नहीं देंगे, बिल्कुल आईवी क्या देते हैं दोस्तों, स्लो देते हैं। आईवी क्या देते हैं, स्लो देते हैं। कितना स्लो देते हैं उस बारे में क्या करेंगे दोस्तों, बात करें। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि प्रेफर्ड जो मेथड है ना, बेस्ट जो मेथड है कैसे देना चाहिए, किस रूट से देना चाहिए। आईवी तो हो ही गया, मतलब कौन सी वेन सेलेक्ट करनी चाहिए। तो बेस्ट मेथड ये है दोस्तों कि आप इसको दो, किससे दो, सेंट्रल लाइन से दो। सेंट्रल लाइन से देना चाहिए अगर पोटेशियम क्लोराइड। मैं मुझे पता है हॉस्पिटल में सब देते हैं, हम पेरिफेरल में देते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन तो आपको ध्यान है। बेस्ट मेथड क्या है दोस्तों, सेंट्रल लाइन से देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पेरिफेरल लाइन से दे रहे हो, अगर आप इसे पेरिफेरल लाइन से दे रहे हो ना, तो दोस्तों एक कोज कर सकती है क्या, एक तो फेल्बाइटिस कोज कर सकती है। अब मुझे बताओ कि फेल्बाइटिस होता क्या है, क्वेश्चन ये, ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल तो आपको पता ही होना चाहिए भाई फेल्बाइटिस क्या है। और एक इनफिल्ट्रेशन कोज कर सकती है। दोनों चीजें बताओ मुझे, तो शायद तीसरा क्वेश्चन है ये, और ये आपका पेपर कि व्हाट इज फेल्बाइटिस एंड व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन। वैसे इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, जब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो इसमें एयर एम्बुलिज्म जो सारी चीजें पढ़ेंगे, इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है, फेल्बाइटिस ये सब चीजें वहाँ पे पढ़, ठीक है। तो फेल्बाइटिस और क्या कोज कर सकती है दोस्तों, ये इनफिल्ट्रेशन कोज कर सकती है। इसलिए पेरिफेरल लाइनिंग की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। पेरिफेरल लाइनिंग क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब क्वेश्चन जो बनता है ना, वो इससे बनता है, रेट से बनता है। कि भाई जो इसकी जो रेट है ना, वो कैसी रखनी चाहिए, कितनी रेट देनी चाहिए, कितनी से ज्यादा नहीं देनी चाहिए, कितनी से कम नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो बनते हैं। तो अब उसके बारे में बात करते हैं इस बार हम। तो हम बात करते हैं रेट की। तो अगर हम रेट की बात करें तो ध्यान रखना, इसकी जो नॉर्मल जो रेट होती है ना, नॉर्मल जो रेट होती है वो 5 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर। एक घंटे में अगर आप दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना दोगे, 5 से 10 मिली इक्विवेलेंट की रेट पे रख, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको 10 से 20 की रेट पे रखना है, 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर की रेट पे रखना है, तो रखो। लेकिन ऐसे पेशेंट को दोस्तों कार्डियक मॉनिटरिंग पे जरूरी रखना जरूरी होता है, ठीक है। कार्डियक मॉनिटरिंग पे रखना जरूरी होता है, कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहोगे। टेस्ट जो ईसीजी जो होती है ना वो आप लगाओगे, और उसकी जो कार्डियक जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यूस करती रहेगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट, डॉक्टर लिख दे कि भाई मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर देना है, तो क्या करोगे। तो भाई उसको कह दो कि मुझे माफ करो, मैं नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा, आप ही दे दो, नेवर। ध्यान रखना, अगर 20 है तो उस कंडीशन के अंदर हम कभी भी नहीं, 20 में हम नहीं देते हैं, सॉरी 20 से ज्यादा हम कभी भी नहीं देते, नेवर। 20 मिली इक्विवेलेंट नहीं देंगे। और ध्यान रखना, जब पोटेशियम देते हैं तो साथ में हमें क्या करनी पड़ती है दोस्तों, आईयू चार्टिंग करते रहेंगे, आईयू इनटेक आउटपुट जो चार्टिंग है वो भी हम, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उड़ता उड़ता आए और आपके पास पहुंच जाए, फिर आप कहोगे कि पढ़ा ये नहीं पढ़ा था, बस ये छोड़ दिया था बाकी सब, ठीक है। अब थोड़े से हम है ना, हाइपोकैलेमिया है तो हम पोटेशियम रिच डाइट भी देंगे। तो दो चार चीजें देख लेते हैं, पोटेशियम रिच डाइट देंगे, जैसे कि एक तो जितने भी मीट्स हैं, ज्यादातर सारे जो मीट्स हैं और फिशेज जो हैं, इनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट होते हैं। मीट के अंदर बात करो आप, तो जैसे सबसे ज्यादा भी अगर मीट में भी पूछ ले तो कौन सा होता है, जैसे रेड मीट और चिकन, रेड मीट एंड जो चिकन जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या पाया जाता है, पोटेशियम क्या होता है प्रेजेंट। एक सोया के जो प्रोडक्ट होते हैं, सोए जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट, तो सोए प्रोडक्ट के अंदर भी क्या पाया जाता है, ये अच्छे अमाउंट के अंदर पाया। इसके अलावा टोमेटो और पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट, शकरकंदी होती है ना स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। इसके अलावा आपने शायद सुना हुआ होगा सबने, बनाना, तो क्योंकि जो बच्चे ने बनाना तो कम से कम देखते हैं, और एप्रिकॉट, बनाना, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों, आप याद करते हो भूल जाते हो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो एक मिल्क याद रख लेना और एक योगर्ट, कुछ अमाउंट में ब्रोकली मिल जाए, ठीक है। अब क्या क्या चीजें याद रखना जरूरी है, ज्यादा भी याद नहीं रखूंगा दोस्तों, देखो एक तो बनाना याद रख लो, एक सोया प्रोडक्ट याद रख लो, एक रेड मीट याद, एक ब्रो, ठीक है। ये तो कम से कम याद रखो, रेड मीट, सोया, बनाना और
ठीक है, ये आपका क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेनिक है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन तो समझा ही दिया कि भाई ऐसा इसमें लिखा तो क्यों लिखा। भाई सिंपल सी बात है, पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ होगा, ट्रीटमेंट उसको हॉस्पिटल में किया गया होगा, तो सबसे पहले उसको आईवी फ्लूइड दिया हुआ है, फिर इंसुलिन दिया हुआ है, इंसुलिन देने के कारण पोटेशियम का लॉस हुआ होगा। उसको रिप्लेस करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्सेसिव लॉस को रिप्लेस करने के लिए हम क्या देंगे उसको, पोटेशियम। ठीक है, तो उसको पोटेशियम दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से उसको पोटेशियम क्या दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन आ जाएगा कि, तो लिख लो, लिखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के, लिखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ट्रीटमेंट में इंसुलिन देने के कारण, इंसुलिन देने के कारण इंसुलिन देने के कारण क्लाइंट को हाइपोकैलेमिया डेवलप हो सकता है, हाइपोकैलेमिया डेवलप हो सकता है, डेवलप हो सकता है, जिसे जिसे ट्रीट करने के लिए, जिसे ट्रीट करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है, दिया ट्रीट करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों जल्दी से, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है बट है बहुत ही सिंपल। द इनटेक एंड आउटपुट, दो चीजें हैं दोस्तों, एक इनटेक देख रखा है, एक आउटपुट दे रखा है, एक क्लाइंट का कितनी देर में, 8 आवर पीरियड के अंदर, लगभग 8 से और 4 बजे के बीच में। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और, हाँ लगभग 8 घंटे का टाइम पीरियड हो गया। 8 बजे स्टार्ट किया तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, अगर हम 8 को भी इंक्लूड करते हैं भाई, स्टेट 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे 8 को भी इंक्लूड करें तो 8 बजे स्टार्ट किया तो लगभग 9 घंटे होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैं 9 घंटे की फालतू का, मैं फालतू चीज़ें क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी मैं बताता हूँ आपको भी। अब इसमें दे रखा है, जो कुछ बच्चों को मैं ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ, गलत लग जाता है, मैं माफी मांगता हूँ। वो कल्चर में हो जाता है, जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर हम ऐसे यूज करते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग प्यार नहीं करते हैं भगवान से। ठीक है, लेकिन जैसे आदत पड़ जाती है, कभी 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 ऐसे बोलते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तब वो चला जाता है, तो मैं बार बार हमेशा कभी भी ऐसी चीज़ बोल देता हूँ, तो मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, देखो, द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ क्लाइंट ओवर 8 आवर पीरियड 8 AM to 4 AM इज 8 AM के ऊपर जो क्लाइंट है दोस्तों, देखो अब दो चीजें दी गई हैं इसको, इनटेक और आउटपुट दो चीजें हैं। सिंपल सी बात है कि उसमें वो बता रहे कि भाई ये इनटेक किया गया कैसे, 8 AM पे उसको 5% क्या दिया गया दोस्तों, डेस्टोल दिया गया इन वाटर इंफ्यूजिंग एंड 900 ml लेफ्ट बैग इन 8:30। ठीक है, 8 बजे हमने क्या दिया उसको, 5% डेस्टोल दिया एंड 900 ml लेफ्ट इन बैग 8:30 AM, और हमने 8:30 बजे चेक किया तो उसमें कितना बच रहा था दोस्तों, 900 ml बच रहा था। फिर उसके बाद हमने उसको क्या दिया, 150 ml हमने क्या दिया उसको, उसमें सॉरी 150 ml उसने क्या किया, यूरिन वॉइड किया। 150 ml उस क्लाइंट ने क्या किया, यूरिन वॉइड किया 9 बजे से 3 बजे के बीच में। फिर हमने उसको 200 ml गैस्ट्रिक ट्यूब फॉर्मूला, 50 ml हमने उसको वाटर दिया एवरी 3 आवर, हर 3 घंटे के अंदर हमने दिया। फिर 1 बजे उसने क्या किया, 220 ml फिर वॉइड किया। फिर 3:15 बजे के करीब उसने 235 ml वॉइड किया। फिर 4 बजे के करीब अगर हम देखें दोस्तों, तो जो बैग था दोस्तों उसके अंदर कितना बचा हुआ था, 550 ml बचा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में बस सिंपल सा ये पूछ रहा है कि भाई बस आप तो ये बताओ कि जो इनटेक और जो आउटपुट है ना, वो बताना है कि कितना इनटेक रहेगा इस प्लान पर, कितना क्या रहेगा दोस्तों आउटपुट रहेगा, वो आपको बताना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो एक तरफ आप लिख लो इनटेक, और एक तरफ आप क्या लिख लो दोस्तों, आउटपुट लिख लो। अब ये कह रहा है कि दोस्तों जो क्लाइंट है ना, उसके 900 ml था क्या, जब इन्फ्यूज स्टार्ट किया डेस्ट्रोज 5% का, तो 8:30 बजे स्टार्ट किया, उसमें कितना था, 900 ml था। अब इसमें से दिया क्या गया, वो हमें इंपॉर्टेंट है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई 4 बजे हमने चेक किया तो उसमें 550 ml बच रहा था, तो पूरा तो दिया नहीं ना,
हमने उसको चेक किया भाई 900 ml था, हमने स्टार्ट किया उसको 8:30 बजे, तो 900 ml था बैग के अंदर। लेकिन 900 ml में से हमने कितना दिया दोस्तों, 550 ml ही दिया। तो 900 माइनस 550, तो 0, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और 8 में से 5 गए तो 6। तो हमने दोस्तों 350 ml तो उसको क्या दे दिया, हमने डेक्सट्रोज दे दिया, D5W दे दिया हमने डेक्सट्रोज 350। नेक्स्ट आ जाओ, 150 ml यूरिन वॉइड 9 am, लो यूरिन लिख लो। 150 ml आउटपुट में आएगा, बाहर गया ना, तो ये चीज क्या गई, बाहर गई। इनटेक का मतलब हमने भाई IV दिया उसको डेक्सट्रोज 5%, ठीक है, इन वाटर, तो वो अंदर गया। पूरा तो दिया नहीं, 900 ml था जब हमने देना स्टार्ट किया था, और जब हमने 4 बजे देखा तो उसमें 550 ml बच रहा था, तो 350 ml हमने उसको दे दिया। अब हम जो चीजें बाहर है अंदर सारी एक एक लाइन करके लिखते रहेंगे। 150 ml यूरिन वॉइड किया उसने, तो 150 ml लिख दिया हमने। फिर हमने उसको क्या किया दोस्तों, 200 ml गैस्ट्रिक ट्यूब फॉर्मूला 50 ml वाटर एट एवरी 3 आवर। मतलब हमने 8 बजे स्टार्ट किया, फिर 8 बजे दिया उसको हमने, फिर 9, 10, 11 बजे दिया, फिर उसको इस प्रकार से एवरी 3 आवर दिया गया। देखो एक बार लिख लो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। एक बार हमने 8 बजे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इसको कितने बजे दिया होगा, 10 बजे। फिर हमने उसको कितने बजे दिया होगा, तो 8 से 9, 10, 11 बजे, सॉरी 11 बजे। फिर उसके बाद 12, 1, 2 बजे, और फिर उसके बाद हमने इसको कितने बजे दिया होगा, देखो 8 बजे दिया, फिर 9 बजे, फिर 10, फिर 11 बजे देंगे ना, 11 बजे दिया। पहले हमने 8 बजे दिया, फिर 11 बजे दिया, फिर उसके बाद 12, 1 और 2, फिर हमने इसको कितने बजे दिया दोस्तों, 2 बजे दिया। 9, 10, 11, फिर 12, 1 और 2, तो हमने कितनी बार दिया दोस्तों, 3 बार दिया हमने, 3 बार दे दिया ना हमने इसको। देखो 8 बजे दिया, फिर उसके बाद 9, 10 और 11 बजे दिया, फिर 11 के बाद 12, 1 और 2 बजे दिया। अब दोबारा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि दोबारा तो 5 बजे देंगे, तो मैं इसको 3 बार दे दिया। एक बार 8 बजे दे दिया, एक बार 11 बजे दे दिया, और एक बार उसको हमने 2 बजे दे दिया। 3 बार दिया। अब ये कह रहा है कि भाई 200 ml है ना, एवरी 3 आवर दिया गया है, 200 ml दोस्तों एवरी 3 आवर दिया गया, ठीक है, तो 600 ml हो गया। 600 ml हमने क्या दे दिया उसको दोस्तों, हमने गैस्ट्रिक फीडिंग दे दी, गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे दी। इसके बाद में क्या दे रखा है, 50 ml वाटर भी दिया गया साथ में एवरी 3 आवर। तो 50 ml दिया तो कितना ml हो गया दोस्तों, ये 150 ml हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, उसने 220 ml क्या किया दोस्तों, वॉइड किया। इतना कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, वैसे भी आप याद रख सकते, बस 3 बार दिया गया है, बस मैंने ये समझाने की कोशिश करूँ भाई, 8 घंटे हैं और इसमें कितनी बार दिया गया उसको, एवरी 3 आवर दिया गया। तो आपको समझने की जरूरत ये है कि भाई 8 बजे से स्टार्ट करेंगे हम। तो आप ये कहोगे सर कि 8 घंटे 8 है और एवरी 3 आवर तो 9 घंटे हो गए, इसलिए मैंने वो टाइम डाला कि भाई पहले 8 बजे दिया, फिर 9, 10 और 11, ठीक है, 9, 10 और 11 बजे दिया, फिर इसके बाद में 12, 1, 2 बजे दिया। तो इस प्रकार से मैंने कितनी बार दे दिया उसको, 3 बार दे दिया। तो आपको ये याद रखना है। अब आउटपुट देखो, 220 ml उसने यूरिन दोबारा से किया, लो 220 ml लिख लिया। फिर 235 ml किया, लो 235 ml भी हमने लिख लिया। अब इनको टोटल कर लो और इनटेक आउटपुट को घटा दो, बस क्या है इसमें, 5, 3 और 2 5 और 5 10 तो भाई 1, 2 2 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा ना। यहाँ देख लो, 0, 5 5 10 भाई 1 6 3 और 1 10 और 1 11 11। अब 1100 में से 605 ml घटा लो, तो 1100 माइनस 605, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पर 9 हो गए, और यहाँ पर फिर दोबारा 10 हो गए, तो 10 में से 6 गए, 495 ml क्या हो गया दोस्तों आपका, डिफरेंस हो गया इनटेक और आउटपुट के। इनटेक हमारा 1100 ml था, और आउटपुट हमारा कितना था, 605। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से हावर वाले को क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता कोई भी चीज का। देखो आपने 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट की, 8 बजे स्टार्ट की, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, फिर 2 बज गए, फिर 3 बज गए, फिर क्या बज गए दोस्तों, 4 बजे। ठीक है, थोड़ा सा पहले बताऊँ, फिर 4 बजे। 8 बजे आपने दी उसको पहली फीडिंग, उसके बाद 3 घंटे बाद देनी है, तो 8 से 9 नहीं दी, 9 से 10 नहीं दी, और 10 से 11, फिर आपने 11 बजे दी दूसरी फीडिंग। फिर आपको 12 बजे नहीं देनी, 1 बजे नहीं देनी, 2 बजे देनी, फिर तीसरी फीडिंग आपने कितने बजे दे दी दोस्तों, 2 बजे। ठीक है, इस प्रकार से आपने 3 फीडिंग उसको क्या की है दोस्तों, प्रोवाइड। बस यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। कहीं आपके दिमाग में ये आ जाए कि सर 3 3 घंटे, जब घंटे ही 8 हैं और हर 3 घंटे में देना है, तो ये तो फिर 9 घंटे हो गए, तो ये तो आपने गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली फीडिंग को भी इंक्लूड करेंगे ना, पहली फीडिंग में कितने बजे दी, 8 बजे दी, वो भी इंक्लूड करेंगे ना।
ठीक है, फिर उसके बाद हमने 11 बजे दे दी, फिर हमने 2 बजे, बस यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे मेरे पास आज टाइम करने में से थोड़ी थोड़ी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एसाइटिस। बस सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्लाइंट को एसाइटिस है, तो जो नर्स है ना उसको ये जानना है कि भाई एसाइटिस का रीजन क्या है। दोस्तों एक्चुअली में एसाइटिस, मेन कारण जो एसाइटिस के डेवलप होने का कारण होता है ना, वो होता है लीवर डिजीज। क्या होता है? लीवर डिजीज होता है। लीवर डिजीज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। प्रोटीन की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। प्रोटीन की कभी भी कमी होगी, तो प्रोटीन की कमी होगी तो ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर प्रोटीन की कमी होगी तो कौन सा प्रेशर कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या काम करता है भाई, जो भी स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है मान लो, उससे क्या करता है, फ्लूइड को लेके आता है। यहाँ फ्लूइड है मान लो, यहाँ फ्लूइड है, उसको यहाँ ले आएगा अपनी तरफ, खींचने का काम करता है, पुलिंग फोर्स। कल ही बात की थी हमने, ठीक है, बारे में नहीं कर सकते। अब लीवर डिजीज हुई, प्रोटीन बन नहीं रही, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, प्रोटीन की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो फ्लूइड यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, तो फ्लूइड क्या होगा दोस्तों, एक्यूमुलेट होगा। जब एक्यूमुलेट होगा तो इसके कारण प्लान को क्या डेवलप होगा दोस्तों, एसआईटी डेवलप। इसी कारण प्लांट डेवलप होता है एसआईटी। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि प्लांट का प्लाज्मा प्रोटीन जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण प्लांट को क्या डेवलप होता है दोस्तों, एसआईटी डेवलप होता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। भाई पोर्टल, पहली बात तो पोर्टल हाइपोटेंशन डेवलप ही नहीं होता जब क्लाइंट जो है दोस्तों, उसको लीवर डिजीज होती है, तो लीवर का होता है एनलार्जमेंट। लीवर क्या करता है, कंप्रेस करता है पोर्टल सिस्टम को। जब ये पोर्टल सिस्टम को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो उसके कारण पोर्टल हाइपोटेंशन डेवलप में होकर क्या डेवलप होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है। तो पोर्टल हाइपोटेंशन डेवलप होकर पोर्टल हाइपोटेंशन होगा। किडनी के माल फंक्शन के कारण ऐसा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एसाइटिस डेवलप हो रही है, किडनी के माल फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम को भी यहाँ पे कोई नहीं देना है। ठीक है, वो इनटेक आउटपुट वाले में मैंने वो नहीं लिखा है आपको, इसका एक्सप्लेनेशन तो हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिख लो एसाइटिस का रीजन, लिखो एसाइटिस का रीजन, एसाइटिस का रीजन प्लाज्मा प्रोटीन लेवल का कम होना है। प्लाज्मा प्रोटीन लेवल का कम होना है। प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, सिंपल से एक लाइन के अंदर आप इसको लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन जो लेवल है दोस्तों वो कम हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, एसाइटिस डेवलप होता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कितनी क्वेश्चन। A client is receiving an IV infusion of 5% dextrose in water. The client loses weight and develops a negative nitrogen balance. देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है भाई, एक क्लाइंट है जो हम क्या दे रहे हैं, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर दे रहे हैं, और जो क्लाइंट है ना उसका वेट कम हो गया है, और जो क्लाइंट है उसके अंदर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है। सबसे पहले चीज तो ये समझना जरूरी है कि नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है। भाई जितनी हम प्रोटीन नहीं दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा अगर नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो बॉडी से क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो प्रोटीन है वो बनाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन जितनी हम प्रोटीन ही नहीं दे रहे हैं और उससे ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट क्या हो रहा है दोस्तों, बन रही है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस मिलते हैं। बोर्ड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट्स द नर्स टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। भाई ये ऐसे कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको जो नर्स है ना तो क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए। भाई नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या हो गया, क्यों हुआ होगा डेवलपमेंट, अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो इस क्वेश्चन को समझ जाओ। भाई जो क्लाइंट है वो प्रोटीन ले नहीं रहा, और उस क्लाइंट के अंदर प्रोटीन के वेस्ट आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी को प्रोटीन कहीं ना कहीं से मिली, बॉडी को तो प्रोटीन मिली ना, तभी तो भाई नाइट्रोजन जो सब्सटेंसेस बने हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, वो प्रोटीन से ही बनते हैं। लेकिन हम प्रोटीन तो क्लाइंट को दे ही नहीं रहे, हम तो क्या दे रहे हैं उसको, 5% डेक्सट्रोजन वाटर दे रहे हैं। अब क्लाइंट को हम प्रोटीन दे नहीं रहे, लेकिन प्रोटीन का वेस्ट आ रहा है, मतलब कि प्रोटीन तो यूज हुआ है, बॉडी ने प्रोटीन कहीं ना कहीं से लिया है। तो जो बॉडी है दोस्तों, उसने क्या किया, जो बॉडी की जो प्रोटीन है ना दोस्तों, बॉडी की जो प्रोटीन है उसी का क्या कर लिया दोस्तों, यूज कर लिया। उसके कारण क्या हुआ, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हुआ। मतलब कि हमारी डाइट के द्वारा प्रोटीन नहीं दी गई, उसके कारण से बॉडी की प्रोटीन का यूज करके प्रोटीन के नाइट्रोजनस सब्सटेंस बना, उसे हम नेगेटिव नाइट्रोजनस सब्सटेंस बैलेंस के नाम से जानेंगे। तो नर्स को क्या करना चाहिए भाई, नर्स को ये करना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है
क्या कहना है हेल्थ केयर प्रोडक्ट, भाई आप प्रोटीन दो ना इस क्लाइंट को, प्रोटीन की जरूरत है क्योंकि उसमें नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस आ रहा है। बस इस क्वेश्चन में यही ये कह रहे हैं। तो उस क्लाइंट को क्या होगा दोस्तों, लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन दिया गया है, तो लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के कारण उस क्लाइंट को दोस्तों ये चीज कंडीशन नेगेटिव नाइट्रोजन जो बैलेंस वो क्या होता है दोस्तों, डेवलप हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि जो डेक्सट्रोज है ना, 1 ग्राम डेक्सट्रोज कितनी एनर्जी देता है, 1 ग्राम डेक्सट्रोज जो है ना दोस्तों कितनी एनर्जी दे रहा है ये बताना मुझे आप। ठीक है, अब क्लाइंट को प्रोटीन नहीं दिया गया तो प्रोटीन का यूज किया, मसल्स का यूज हुआ, उसके कारण उसका वेट भी क्या हुआ होगा दोस्तों, लॉस हुआ होगा, तो उसके कारण क्लाइंट वेट लॉस भी क्या हुआ, डेवलप हुआ। नेक्स्ट दे रखा है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक के कारण, पहला ऑप्शन भाई कार्बोहाइड्रेट के इंटेक के कारण नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन बेस्ट प्रोडक्ट है उनका बाहर निकलने का कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है। सेम है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन जो है वो भी कभी भी क्लाइंट के अंदर वेट लॉस नहीं कोज करवा सकते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट के अंदर वेट लॉस हो रहा है वो डेवलप नहीं हो सकता है, नहीं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन के कारण भी दोस्तों ये कंडीशन क्या नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। ठीक है, इंक्रीज कंसंट्रेशन के कारण भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के कारण क्या होगा दोस्तों, लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के कारण प्लांट के अंदर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो लिख लो लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के कारण क्लाइंट में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस डेवलप हो सकता है। ठीक है, और हम बाकी कल पढ़ेंगे, पर मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो पहला यही है कि भाई क्या कारण है डेवलप होने का, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन देखा था दोस्तों हमने कि भाई एथलेटिक्स से डेवलप होने का क्या कारण है, तो प्लाज्मा जो प्रोटीन है उनका क्या होना, कम होना, उसके कारण से डेवलप होगा। इसमें क्वेश्चंस में साइन दे रखे हैं दोस्तों, हाइपर कैलेमिया के क्या क्या साइन क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। एक ये क्वेश्चन था कि क्या कारण था कि डायबिटिक कीटोसिस के अंदर हम पोटेशियम क्लोराइड दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिव जो लॉस है उसको वापस से हम क्या करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन था दोस्तों कि हाइपर कैलेमिया में क्या करोगे, वाइटल साइन लोगे और हेल्थ केयर प्रोडक्ट क्या करोगे दोस्तों, नोटिफाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि हाइपर कैलेमिया का क्या रीजन होता है, तो एंड स्टेज जो डिजीज होती है वो हाइपर कैलेमिया क्या होता है, वो। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। कई बार ये होता है कि भाई क्लास नहीं ले पाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ छोटे क्लास से लेने कम से कम आपका जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो जितने भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, प्लीज 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 उनको सबको आप आंसर दो, कमेंट करके मुझे जरूर जरूर आंसर दो। सभी क्वेश्चंस का मुझे आप लोगों को मुझे आंसर देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सबके मुझे आप आंसर दोगे, कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि इन क्वेश्चन के क्या क्या आंसर। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।